चलिए, so let us start with the understanding of the notion of human rights, है ना। क्योंकि मैंने आपको पहला लेक्चर शेयर किया था, आई होप सो कि आपने देखा होगा। हालांकि उसके भी कुछ पॉइंट्स को जो है हम आज डिस्कस करेंगे इस प्रेजेंटेशन में। और ये जो लिंक है, मतलब कि ये वाला जो मटेरियल है और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं, वो इंटरनेट पे भी इजीली और फ्रीली अवेलेबल है, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, है ना। अपार्ट फ्रॉम द बुक, the other things are very much and a lot available on the internet, so you will find it quite exhaustive, है ना। मटेरियल जो है काफी एग्जॉस्टिव होता है। चलिए, so let us start the class with the notion and the understanding of human rights, ठीक है। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जिसको कि पहले हम देख लेते हैं। ह्यूमन राइट्स आर नॉर्म्स दैट एस्पायर टू प्रोटेक्ट ऑल पीपल एवरीवेयर फ्रॉम सीवियर पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशल अब्यूजेस। नाउ दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर ऑल ऑफ अस कि ह्यूमन राइट्स जो है ये बेसिकली नॉर्म्स हैं। नॉर्म्स का मतलब ये होता है कि वो लॉ नहीं होगा अनलेस उस कंट्री के कोड में, है ना, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो कोई लीगल कोड हो, है ना। हमारे देश में वी फॉलो ह्यूमन राइट्स थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑल्सो थ्रू सीआरपीसी, है ना, एंड सो ऑन। बहुत सारे धाराएं लगती हैं, लीगल कोड्स होते हैं, पॉलिटिकल कोड्स होते हैं, तो उसके थ्रू। तो ये कोशिश क्या करता है, ये कोशिश क्या करता है टू प्रोटेक्ट all people everywhere from severe political, legal and social abuses। तो ये चीजों को जो है सबसे पहले टारगेट किया जाता है। इनफैक्ट ह्यूमन राइट्स के लिए एक सच्चाई है, कहा जाता है टू पीपल कैन हैव द सेम जनरल आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स इवन दो दे डिसएग्री अबाउट which rights belong on a list of such rights and even about whether universal moral rights exist। Now there are a lot of disagreements, जैसे मैंने बोला था कि these rights are debated many a times, discussed, contested, कि भाई ये इस लिस्ट में आएगा कि दूसरे लिस्ट में आएगा, या फिर क्या ये ह्यूमन राइट्स में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। एक जनरली अंडरस्टूड प्रिंसिपल है, लेकिन फिर भी मेनी कंट्रीज के अंदर भी, अगर मतलब एक तो कंट्रीज आपस में भी जो है एक दूसरे के साथ बहुत बार कॉन्टेस्ट करती है, डिस्कस करती है, डिबेट करती है। साथ में मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि जो मतलब कंट्री के अंदर ही लोग जो है आपस में कुछ चीजों को लेके डिबेट करते हैं, तो ये चीज है। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि क्या ह्यूमन राइट्स मॉरल राइट्स होते हैं या यूनिवर्सल मॉरल राइट्स के को एस्टैब्लिश करते हैं एंड सो ऑन। तो आंसर ये है कि ये बेसिकली जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है फ्रॉम द टिरनी ऑफ द स्टेट। तो स्टेट जो है वो अपने सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया भी था, वो वाला वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड भी है, सो यू कैन ऑलवेज गो ऑन टू वॉच। दैट इज कि हाउ समथिंग बिकम्स अ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, है ना। हम इस चीज को थोड़ा सा और बाद में डिस्कस करेंगे और इन द लास्ट कपल ऑफ स्लाइड्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, जिसमें कि हम बात करते हैं कि स्टेट जो है कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करता है, या फिर जो है स्टेट के अगेंस्ट में, या जैसा मुझे कहना चाहिए सब्जेक्ट्स के फेवर में, हाउ वी प्रोवाइड सर्टेन थिंग्स सो दैट पीपल कैन लिव फ्रीली, है ना। तो ये चीज को जो है टारगेट करता है, बट देयर आर ऑलवेज अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स। ये चीज जो है समझ में भी आना चाहिए और ये चीज जो है आपको क्लियर भी होना चाहिए। बट चलिए, लेट अस मूव फॉरवर्ड to see certain other things. Human rights are an interplay of both rights and duties. देखिए, this is also important. Human rights हैं क्या? तो अगर उस देश में उस तरीके के राइट्स नहीं है तो ऑब्वियसली उसको आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बट ह्यूमन राइट्स हमेशा एक चीज कहता है दैट कि जिस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है स्टेट से सब्जेक्ट्स को, इसी तरीके से सब्जेक्ट्स की भी बहुत सारी ड्यूटीज हैं जिसको कि उसे पूरा करना चाहिए, है ना। और अगर आप किसी देश का लीगल कोड
या वहाँ का जो रूल ऑफ द लैंड है, हम कहते हैं, है ना, रूल ऑफ द प्लेस और रूल ऑफ द लैंड, अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं तो आपके बहुत सारे राइट्स जो हैं, या राइट्स तो छोड़ दीजिए, यू कैन बी पीनलाइज्ड, है ना। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि हम लोग बहुत बार सोचते नहीं है, या सोचते हैं लेकिन मे बी वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट। हमें हमेशा लगता है ना, whenever we want something, तो हमें लगता है कि हमारे पास राइट्स हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं सोचते कि हमारी ड्यूटीज हैं। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ाते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज लोगों को याद भी नहीं रहती, या लोगों को उससे कुछ मतलब भी नहीं होता है, क्योंकि वो शायद कोर्ट ऑफ लॉ में जो है उस तरीके से आपको पीनलाइज नहीं कर सकता शायद। अच्छा, तो जैसे हम राइट्स के बारे में बात करते हैं, तो ड्यूटीज को जो है उतना जिसे मुझे कहना चाहिए कि सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ड्यूटीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ह्यूमन राइट्स जो है वो स्टेट और सब्जेक्ट दोनों के ही जो है जिसे कहना चाहिए पीसफुल कोहैबिटेशन के बारे में बात करता है। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच वी शुड कीप इन माइंड। दूसरी चीज, ह्यूमन राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, है ना। इसका मतलब ये होता है कि ये एब्सोल्यूटली एंड ऑलवेज अवेलेबल होगा, या इसको कभी हटाया नहीं जा सकता। जैसे आप नीचे वाली लाइन को जब मैं पढ़ूंगा या उसको एक्सप्लेन करूंगा तो शायद थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। ह्यूमन राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन एनी सेंस, और मेरे ख्याल से ज्यादातर राइट्स दुनिया में जो है एब्सोल्यूट होते नहीं है, इवन इफ दे आर ऑफ वेरी हाई स्टैंडर्ड्स, या इवन इफ दे आर ऑफ वेरी, जिसे मुझे कहना चाहिए कि ऑफ वेरी हाई प्रायोरिटी। तो किसी कारणवश या कुछ ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जिसको चलते या जिसके होते जो है देयर कैन बी cases, या there can be times when this is questioned, या this may not be available। तो ये चीज भी पता होनी चाहिए। अच्छा, जैसे ये हम कहते हैं that human rights are universal, inalienable, और exist independently of legal enactment as justified moral norms, ये एक बहुत contested opinion है। ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल है, और डिक्लेरेशन में भी जो है यूनिवर्सल के बारे में बात की जाती है, लेकिन अगेन जैसे मैंने बताया था, कल्चरल डिफरेंसेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत सारे देशों में बहुत सारे वेस्टर्नाइज्ड प्रिंसिपल्स नहीं चलते, और ह्यूमन राइट्स जो है इट इज बायस्ड टुवर्ड्स द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो वेस्टर्न वर्ल्ड के बहुत सारे नोशंस जो हैं मे नॉट बी इक्वली एप्लीकेबल टू द ईस्टर्न वर्ल्ड और टू अदर प्लेसेस इन दिस वर्ल्ड। तो ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि एवरीथिंग कैन बी पुट or can be brought on the equal platform is something which is very questionable। तो इस पे बहुत बार डिबेट होता है। सिमिलरली इनएलिएनेबल, कि इनको जो है कभी हटाया नहीं जा सकता, या ये जो है कभी भी इसको हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ऐसा है नहीं। ठीक है, लोग इस तरीके से बोलते हैं कि ये इनएलिएनेबल है, यूनिवर्सल है, बट दीज आर वेरी कॉन्टेस्टेड ओपिनियंस, है ना। और ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे इश्यूज, या बहुत सारे, जैसे आपका राइट टू मूवमेंट जो है रेस्ट्रिक्टेड है, या आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो भी रेस्ट्रिक्टेड है। हमारे देश में भी जो है हमने बोला है कि अंडर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस वी कैन पुट और वी कैन कर्टेल द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हर जगह होता है, ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा देश नहीं होगा। हाँ, आप स्कैंडिनेवियन या कुछ इस तरीके के देशों के बारे में बात कर सकते हैं, बट देन देयर इज नॉट सच काइंड ऑफ डिसेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, है ना। लेकिन बाकी जगहों पे आप चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ले लीजिए या चाहे हमारी कंट्री को ले लीजिए, देयर इज ऑलवेज डिसेंट। अ लॉट ऑफ पीपल फेवर वन काइंड ऑफ से पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नेंस, लेकिन दूसरे लोग भी हैं जो कि उसको नहीं पसंद करते हैं, तो दे हैव आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट देम, है ना। तो इस तरीके से चलता है। और ये जो हम बात करते हैं कि इट इज एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली of legal enactment as justified moral norms, this is also something which is, ये again किसी का साउंड ऑन हुआ है। सर क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन है, पूछिए। सर ये जो मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप मतलब जो एक्ट होता है, मतलब कि जैसे कि सबरीमाला इंसिडेंट था केरला में, या फिर कई टेम्पल्स ऐसे हैं जो इंडिया में अलाउ नहीं करते एक सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल को एंटर करने से। तो मतलब ये एक वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट की तरह देखा जाता है। कोर्ट ने भी इसमें मतलब ऐसा ही जजमेंट दिया था
बट जो मतलब टेम्पल के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि ये हमारा मतलब हमारी कम्युनिटी है, हमारे रूल्स हैं। तो ये ह्यूमन राइट वायलेशन है कि नहीं है? देखिए, ह्यूमन राइट वायलेशन तो बहुत बाद में होगा। सबसे पहले इसको देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि नहीं है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीजों को बहुत क्लियरली अफर्म करता है। जैसे कि एक जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियरली कहता है कि अगर कोई प्लेस ऑफ वर्शिप या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सरकार के पैसे पे जो है, यानी कि जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट फंडिंग है उसमें, तो फिर उस जगह पे आप रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हो। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट फंडेड नहीं है या पार्शियली फंडेड है तो उसमें बड़े सारे रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मैटर्स ऑफ फेथ और बिलीफ may not be exactly under the purview of legal discourses, है ना। क्योंकि फेथ और बिलीफ वाली चीजें, अच्छा इस चीज को भी थोड़ा और मेच्योर तरीके से अगर समझने की कोशिश करें तो बात ये नहीं है कि किसी को एंटर करने नहीं दिया जाता है, ये प्रॉब्लमेटिक था। बात ये था कि देयर वर अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इसके अगेंस्ट में रैली कर रही है। इसके कारण से आज मुझे, आपको या और भी दुनिया जहान के लोगों को सबरीमाला के बारे में पता चला। नहीं, उसके पहले भी ये सब चीजें थी और लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और उसके पीछे उन्होंने बड़े जस्टिफाइड रीजंस भी दिए हैं, जो कि कुछ लोगों को जस्टिफाइड लगते हैं, कुछ लोगों को अनजस्टिफाइड भी लग सकते हैं। तो बात ये नहीं है कि ह्यूमन राइट वायलेशन है कि नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लॉ ऑफ द लैंड क्या कहता है और उसके अनुरूप वो कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ह्यूमन राइट्स की चीजें तो बहुत बाद में आती है। मैं एक बार इन स्लाइड्स को थोड़ा सा खत्म करके जब लास्ट के 2 स्लाइड्स में आऊंगा तो मैं आप लोगों से और ज्यादा इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। बट फॉर द टाइम बीइंग लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द लीगल एनैक्टमेंट है ना, ये भी जो है ये बहुत ही जस्टिफाइड, बहुत ही डिबेटेड पॉइंट है। डिबेटेड पॉइंट इसीलिए है बिकॉज ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये एग्जिस्ट करती हैं किसी ना किसी रूल या लॉ में। जैसे ह्यूमन राइट्स कहाँ से आए, अगर आप लोगों से पूछेंगे या अगर आप मैं आपको लिंक्स भी शेयर करूंगा, तो ये बहुत सारे जो हैं पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस, हाँ, पुराने बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि राइट्स ऑफ द सिटीजन, राइट्स ऑफ द पीपल के बारे में बात की गई, वहां से धीरे 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 हमने डेवलप किया था, ह्यूमन राइट्स को जो है बेसिकली डेवलप किया था। तो ऐसा नहीं है कि इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इट एग्जिस्ट समवेयर जहां से कि हमने उसको पिकअप किया है। और जो ये नोशंस हैं, दीज नोशंस आर सर्टेन थिंग्स व्हिच हैज कम इन द सेकंड पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, है ना, अराउंड 1950s के आसपास की बात है जहां से कि ये स्टार्ट हुई है। तो इट विल टेक सम टाइम टू come very close to the understanding of the whole of the world। तो अभी वर्ल्ड जो है काफी होमोजीनियस नहीं है, हिट्रोजीनियस है। तो उसके कारण से बहुत जगहों पे जो है एप्लीकेशंस में प्रॉब्लम आती है। बट चलिए थोड़ा सा आगे चले। ये कहा जाता है ह्यूमन राइट्स आर प्लूरल, और ह्यूमन राइट्स की संख्या जो है बढ़ती जा रही है, मतलब कि ह्यूमन राइट्स बहुत सारे होते हैं और कुछ लोग जो कहते हैं कि ये वाले राइट्स तो ह्यूमन राइट्स हैं लेकिन दूसरे वाले राइट्स ह्यूमन राइट्स नहीं है ना। तो इस तरीके के भी कॉन्टेस्टिंग ओपिनियंस आपको मिल जाएंगे। बट ये जरूर है कि ह्यूमन राइट्स आर मोर देन वन, जैसे एक कोई ह्यूमन राइट नहीं है ना, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स हमने 30 आर्टिकल्स में भी देखा। और आज जो है हम टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में भी बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से डिवाइड किया जाता है ह्यूमन राइट्स को। तो वो चीज भी है। तो पता होना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स जो है एक प्लूरल नोशन है, एक मोर देन वन अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी चीज, दे आर यूनिवर्सल, ये वाली चीज जो है प्रॉपर्टी मानी जाती है कि अमंग ह्यूमन राइट्स पीपल या अमंग दोज पीपल हु आर द सिग्नेटरीज, इसको एक्सेप्ट किया गया है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ये यूनिवर्सली लोगों को मिलना चाहिए। इवन इफ इट इज अ डिबेटेड कॉन्सेप्ट, लेकिन one thing which you can be very sure of saying, जैसे inalienable या absolute या उन चीजों पे जितना भी कॉन्टेस्ट हो, डिबेट हो, लेकिन यूनिवर्सैलिटी में ऐसा कहा जाता है क्योंकि हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी कहते हैं। तो यूनिवर्सल है, इसका मतलब ये है कि ये कुछ राइट्स हैं जिसको कि या तो प्रोवाइड करना चाहिए या फिर प्रोवाइडेड है ऑलरेडी। करना चाहिए मतलब कि इसको जो है प्रोग्रेसिव इंप्लीमेंटेशन में लाना है, मतलब कि आज नहीं है सपोज अवेलेबल, तो कोशिश करिए कि कुछ सालों में या कुछ टाइम में जो है आप उसको अप्लाई कर दें। तो ये चीज है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ
सर ह्यूमन राइट्स हर एक ह्यूमन को अवेलेबल है, लेकिन ये जरूरी है कि हर एक ह्यूमन उसको ऑप्ट करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास कोई भी राइट्स हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको उसको यूज करना है। राइट्स सर अवेलेबल और होती है। अगर हम सेल्फ वायलेट करें, जैसे राइट टू लाइफ है, तो अगर मैं बोलूं कि मैं राइट टू लाइफ को ऑप्ट नहीं करना चाहता, ये बोल के अगर कोई सुसाइड कमिट करे? बिल्कुल, सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं इसको 9th और 10th स्लाइड में बात करूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि मेरे पास राइट टू लाइफ है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको वॉलेंट्री यूथेनेशिया पे भी लेके जाता है ना? क्योंकि यूथेनेशिया में भी जो है ये वाला आर्ग्यूमेंट, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो जिस तरीके से मुझे जीने का अधिकार है, तो क्या मैं अपनी लाइफ को खत्म करने का अधिकार रखता हूं कि नहीं रखता हूं? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई विल टेक दिस। Let me complete. Sir, some ओके सर। students are giving their backlog exams. So what about their attendance? अब हो गया बैकलॉग हुआ एग्जाम दे हो रहे गया हैं हुआ तो क्लास तो नहीं कर पा रहे होंगे, है ना? सर, तो हो चुका है एग्जाम। सर उनको क्लास में अटेंडेंस हूँ नहीं सर। देंगे। जो क्लास में है उन्हीं को अटेंडेंस देंगे। यस सर, क्लास में हूँ मैं। Okay, sir. हाँ, अच्छा। ह्यूमन राइट्स आर हाई प्रायोरिटी नॉर्म्स बट आर डिफाइंड एज मिनिमल राइट्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हाई प्रायोरिटी नॉर्म्स का मतलब क्या है? हाई प्रायोरिटी नॉर्म्स का मतलब ये है कि ये बहुत बेसिक है। ये अगर ह्यूमन राइट्स का किसी और राइट के साथ कभी भी कोई कोलिजन हो या कोई जो है कॉन्टेस्ट हो, तो ह्यूमन राइट्स शुड विन, है ना? दैट मीन्स कि ह्यूमन राइट्स पहले बेसिक है, उसको प्रोवाइड करो। लेकिन ये चीज भी समझना जरूरी है कि दे आर ऑफ मिनिमल स्टैंडर्ड्स। ह्यूमन राइट्स कभी भी आपको लग्जरी प्रोवाइड करने की बात नहीं करता। ह्यूमन राइट्स आपको कंफर्ट प्रोवाइड करने की बात करता है। तो आप अगर ये बोलें कि जैसे सोशल राइट्स में ना, सोशल एंड वेलफेयर राइट्स में या इस तरीके की राइट्स में जो है काफी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बात की जाती है। हमने आर्टिकल 16 से लेके आगे जो आर्टिकल्स देखे थे उसमें भी काफी जगहों पे आया था। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सपोज यूएस में एक सर्टेन टाइप से लोग समझते हैं, इंडिया में दूसरे तरीके से समझते होंगे, या हमसे गरीब देशों में और तरीके से समझते होंगे। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करने की बात होती है, तो कहीं पर भी उसमें लग्जरी की बात नहीं होती है। हाँ, कि आपको जो है एकदम ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए तभी आप को जो है ह्यूमन राइट्स मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आई हैव अ वेरी गुड एग्जांपल टू टेक, बट आई विल टेक इट अ लिटिल बिट लेटर, ठीक है, ऑन सम अदर पार्ट। और तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कि सरकार गलत होती है ना? और जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी बोला कि हमें ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट नहीं बनना है और हमें ऐसे कोई ह्यू एंड क्राई नहीं करना है। हमें सिर्फ ये समझना है कि दोनों तरफ जो है प्रॉब्लम्स क्या क्या है और उसके कुछ इफेक्टिव रेमेडियल मेजर्स लिए जा सकते हैं क्या, और वो क्या हो सकते हैं, ठीक है ना? तो ये चीज है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ह्यूमन राइट्स आर इंटरनेशनल नॉर्म्स। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हर एक नेशन पे एप्लीकेबल हो, लेकिन इंटरनेशनल है इसका मतलब ये भी है कि ये अक्रॉस वर्ल्ड, मतलब सॉरी अक्रॉस कंट्रीज जो है ये एप्लीकेबल होना चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट है जिसको कि काफी बार डिस्कस किया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड ट्राई टू। हाँ सर, आपने बोला ना कि ह्यूमन राइट्स जो है वो उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए, वो एब्सोल्यूट है। तो सर एब्सोल्यूट है ये नहीं बोला मैंने, बोला कि सॉरी मिनिमल स्टैंडर्ड्स हैं, तो सॉरी हाई प्रायोरिटी नॉर्म्स हैं। तो लेकिन सर उससे पहले आपने ये भी बोला था कि जो कंट्री की जो सोवरेनिटी होती है वो भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो सर मतलब ये दोनों चीजें थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है? क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग होती हैं, क्लैश होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो कंट्री के नॉर्म्स हैं और जो ह्यूमन राइट्स के नॉर्म्स हैं वो मिलते नहीं है, इसीलिए तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंडेक्स में कभी कभार हम ऊपर चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको इसके लिए बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दूंगा, आप लोग घबराओ मत। आप ये सारे पॉइंट्स को नोट करके रखो। मैं जैसे 8th या 9th स्लाइड पे आता हूं, आई विल इनवाइट योर क्वेश्चंस। मैं आपको ज्यादा अच्छे से आंसर दे पाऊंगा तब, क्योंकि आप भी कुछ चीजें देख लोगे तब तक, ठीक है? चलिए पहले जरा ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करें। तो ये 4 डिविजन्स करते थे, है ना? ये पुराना थोड़ा सा डिवीजन है। अभी इसके बाद जो है एक 7 वे, मतलब या 7 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है। उसको हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फर्स्ट है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो ये तो एक बेसिक सबसे हाई प्रायोरिटी नॉर्म्स होते हैं। तो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है मिलने चाहिए। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जैसे लीगल राइट्स हैं, या आप को जो है सरकार जो है आपको परेशान नहीं कर सकती है किसी रीजन से, आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकती है, तो ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये जो है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में आते हैं।
सोशल राइट्स यानी कि वेलफेयर राइट्स होते हैं, यानी कि आपके लिविंग कंडीशन को, आपके एजुकेशन को या आपके वेजेस को जो गाइड करते हैं, ऐसे वाले राइट्स जो हैं उनको हम कहते हैं सोशल राइट्स। तो ये जो है बेसिक 2 डिविजन्स थे जिसको कि सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे रखा जाता था। इसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ राइट्स हैं उसको कहते हैं माइनॉरिटी एंड ग्रुप राइट्स। तो ये जो है ये एक नया जिसे मुझे कहना चाहिए कि एडिशन हुआ था, और ये नया एडिशन इसलिए हुआ था सो दैट कि जो माइनॉरिटीज हैं, किसी भी जगह पे कोई भी माइनॉरिटी हो सकती है, उनके कुछ सर्टेन राइट्स होते हैं, क्योंकि यूजुअली जो है मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं और मेजॉरिटी रूल्स होती है। तो माइनॉरिटी के अगर कुछ इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि खत्म हो रही हैं या पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उसको जो है एड्रेस करने के लिए माइनॉरिटी और साथ में ग्रुप राइट्स, यानी कि आप सर्टेन टाइप ऑफ ग्रुप मेंबर भी हैं। जैसे एक तरीके से ग्रुप राइट समझने का तरीका ये भी हो सकता है कि फीमेल्स फॉर दैट मैटर, है ना, इवन इफ दे मे नॉट बी इन माइनॉरिटी, जैसे बहुत सारे देशों में जो है फीमेल्स की संख्या मेल्स से ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी उनकी जो कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको पूरा करने वाली बात, है ना। जैसे कि मैटरनिटी लीव जो है आज देखेंगे आप कि देशों में, पूरी दुनिया में, इनफैक्ट हमारे देश में भी जो है बढ़ाई गई है ना। तो मैटरनिटी लीव मिलना चाहिए, चाइल्ड केयर के लिए जो है उनको राइट्स मिलने चाहिए एंड सो ऑन। तो वो जो है ग्रुप राइट्स में आते हैं। तो हम जब विमेन राइट्स के बारे में बात करेंगे तो और भी इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट, एनवायरमेंटल राइट्स। नॉर्मली हमें लगता है कि ह्यूमन राइट्स में एनवायरमेंटल राइट्स कैसे आ सकता है, बट सच्चाई ये है कि एनवायरमेंट, राइट टू एनवायरमेंट इज अ बेसिक ह्यूमन राइट। अगर आपके पास पोल्यूशन फ्री एयर नहीं है ब्रीथ करने के लिए, या गुड ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, या पेड़ पौधे और इस तरीके की चीजें नहीं है, तो हम एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जा रहे हैं। जैसे हमने डिस्कोर्सेस में भी पढ़ाते हुए आगे तक यही बात की थी कि अगर हम प्रॉपरली ध्यान नहीं देंगे तो ये एनवायरमेंट को हम खत्म कर देंगे और उसके कारण से हमारी खुद की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो ह्यूमन राइट्स आर इंटरमिंगल्ड विथ एनवायरमेंटल राइट्स एज वेल, और एनवायरमेंट पे आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है बिकॉज वी हैव एक्चुअली डिसग्रेस्ड आवरसेल्व्स विथ दिस अंडरस्टैंडिंग। हमने एनवायरमेंट को बहुत बहुत नुकसान पहुंचाया है और उसको जो है अब ठीक करने की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ रही है। तो एनवायरमेंटल राइट्स भी जो हैं वो भी पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ओल्ड क्लासिफिकेशन में हुआ करता था। अब जो न्यू क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके का है। ये टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो हाँ सर, one doubt sir. Sir, right for safe drinking water comes under what section, sir? there is no section in human rights as such, but I meant classification. What classification, sir? Like old classification में like social or old classification में it will be coming under environment. Anything which is not related to or related to some kind of environmental understanding, है ना। जैसे consumer rights are not human rights, ठीक है, ये चीज समझ में रखिए, ये याद रखिएगा। लेकिन environmental rights, whether it is clean air और सेफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना, और फूड सिक्योरिटी फॉर दैट मैटर, फूड सिक्योरिटी जो है उसमें भी आती है, सोशल राइट्स में भी आती है, सोशल एंड वेलफेयर राइट्स में भी आती है। तो इस तरीके की चीजों को, बट अभी लेट अस गो ऑन विद द थिंग, पहले थोड़ा सा चल ले। सो द न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप्स, इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। What are those? The first one, security rights that protect people against murder, torture and genocide. तो इसको जो है, जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसको थोड़ा सा जो है डिवाइड करके इन्होंने बोला, फर्स्ट इज सिक्योरिटी राइट्स, दूसरा ड्यू प्रोसेस राइट्स दैट प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट excuse me sir, security rights that protect people, like human rights always protect the people their own security, but यहाँ पे कहीं suicide का mention नहीं है। if a person wants to die, like end his life, बोला ना, इस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, इतनी जल्दी मत करो सुसाइड करने की। sorry ऐसे भी वॉलेंटरी यूथेनेशिया में खूब सारा सुसाइड पढ़ने वाले हैं। आता हूं, प्लीज लेट मी फिनिश दिस पार्ट। मैं आज आप लोगों के सारे डाउट्स लूंगा, आप घबराओ मत, मेरे पास 5 बजे तक का टाइम है, आप जितनी बातें करना चाहो कर सकते हो। एनीवेज, चलिए, तो सिक्योरिटी राइट्स दैट प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट मर्डर, टॉर्चर एंड जेनोसाइड। जेनोसाइड भी क्या होता है, जेनोसाइड और होमिसाइड में क्या डिफरेंस होता है, इन सारे इश्यूज को भी डिस्कस करेंगे।
दूसरा जो मतलब यही सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को इन्होंने थोड़ा सा डिवाइड किया है. द सेकंड वन इज ड्यू प्रोसेस राइट्स दैट प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव हार्श पनिशमेंट्स एंड रिक्वायर फेयर एंड पब्लिक ट्रायल्स. आपने देखा होगा कि आर्टिकल 10 तक जो है फेयर एंड पब्लिक ट्रायल्स की बड़ी सारी चीजें आ रही थी. तो ये सारी चीजों को, ये भी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का ही डिवीजन है. ठीक है, तो इसको आप ऐसे डिवाइड किया. फिर liberty rights that protect people's fundamental freedoms in areas such as belief, expression, association and movement. ये भी जो है civil and political rights के ही division है. और चौथा वाला political rights that protect people's liberty to participate in politics by assembling, protesting, voting and serving in public office. तो ये चारों के चारों जो हैं, अगर आप देखें तो ये civil and political rights के ही offshoots हैं, जिसको कि further divide किया गया है. और इसमें सबसे ऊपर रखा गया है security rights को, है ना, because ये जो मैंने आपको बोला भी था कि torture is a genuine and basic human rights violation across world. ठीक है, अक्रॉस नेशंस. क्यों? क्योंकि एवरीवेयर यू विल फाइंड इट. बहुत सारे देशों में डेथ पेनल्टी नहीं है लेकिन टॉर्चर है. एवरीवेयर देयर इज टॉर्चर. तो ऐसी कुछ चीजों को जो है थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं. चलिए, लास्ट स्लाइड बिफोर आई टेक योर क्वेश्चंस. प्लीज स्विच ऑन द माइक, प्लीज, आई रिक्वेस्ट. चलिए, next, equality rights that guarantee equal citizenship, equality before law and freedom from discrimination. This is also a civil and political right. ठीक है ना. तो इसको अब आप देख सकते हो कि टोटल करीब करीब 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. उसके बाद 6th को कहा गया है सोशल राइट्स दैट रिक्वायर दैट गवर्नमेंट्स इंश्योर टू ऑल अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज एंड एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये वो सोशल एंड वेलफेयर राइट्स हैं जिसको कि यहाँ पे लेकर आए हैं. और minority and group rights has been created by subsequent treaties. These rights protect women, racial and ethnic minorities, indigenous people, children, migrant workers and the disabled. तो इसको डिवाइड किया गया. यहाँ पे कहीं पे भी आपको एनवायरमेंट एज सच नहीं दिख रहा होगा. उसके पीछे एक अंडरस्टैंडिंग ये है क्योंकि slowly and slowly environment has been given a status of independent rights. ठीक है ना. तो आप देखोगे कि अभी ह्यूमन राइट्स के अंदर एज सच जो है एनवायरमेंटल राइट्स को नहीं पढ़ा जाता बिकॉज इट हैज बीन सेपरेटेड. तो अभी जो डिविजन्स हैं उसको अगर ओल्ड फॉर्म में देखेंगे तो 3 डिविजन्स में, सिविल एंड पॉलिटिकल, सोशल, माइनॉरिटी एंड ग्रुप राइट्स. ठीक है ना. और यहाँ पे देखेंगे तो 7 पार्ट्स में है. वो उन्हीं 3 का जो है डिविजन है. पहले 5 फर्स्ट को अलाइन करते हैं, फिर 6th वन जो है वो 2nd को करता है और 7th वन जो है वो 3rd को करता है. तो दिस इज द प्लेस वेयर आई विल आस्क यू पीपल कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यहाँ पे शूट कर सकते हैं. ठीक है. एंड नाउ अलाउ मी टू टॉक अबाउट, जैसे मैंने 2 चीजों के बारे में बोला था कि मुझे याद दिलाइएगा. थैंकफुली मुझे याद रह गया तो मैंने सोचा कि उनको स्लाइड्स में डाल दूं सो दैट वी कैन डिस्कस. इश्यूज वर्सेस वायलेशन, ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन होता है दैट व्हाट आर ह्यूमन राइट्स इश्यूज एंड हाउ दे आर वायलेटेड. देखिए, एनीथिंग व्हिच इज गोइंग अगेंस्ट अ ह्यूमन बीइंग विल बी अ ह्यूमन राइट्स इश्यू एज वेल, है ना. लेकिन वो इश्यू है, इश्यू इसलिए है बिकॉज मेरे साथ गलत हुआ, किसी पर्सन के साथ गलत हुआ, है ना, और किसी ने गलत किया. तो इश्यू तो होता है, चाहे रेप हो, चाहे टॉर्चर हो, चाहे मर्डर हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, आप किसी भी चीज की, मतलब किसी के साथ बदतमीजी भी अगर आप करते हैं तो भी जो है आप उसको ठेस पहुंचाते हैं, तो इट बिकम्स एन इश्यू. लेकिन वायलेशन कब होगा? वायलेशन तब होगा जब कोई भी स्टेट मशीनरी उसमें इन्वॉल्व होगी, है ना. कभी कभार स्टेट किल्स पीपल, जिसको कि हम जेनोसाइड कहते हैं, या फिर कभी कभार स्टेट जो है किसी को डेथ पेनल्टी देती है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस. ठीक है, उसको भी जो है बहुत क्वेश्चन किया जाता है. स्टेट जो है आपको टॉर्चर कर सकती है टू एलिसिट सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई पर्सन टॉर्चर कर रहा हो, है ना, बीइंग योर फैमिली मेंबर. तो वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं, वो इशू है. लेकिन अगर वायलेशन है तो स्टेट इन्वॉल्व होगी. तो अगर कभी कभार अब ये क्वेश्चन होता है कि रेप एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, रेप ह्यूमन राइट्स इशू है फॉर श्योर. ह्यूमन राइट्स वायलेशन कब बनेगा? इफ द स्टेट मशीनरी इज इन्वॉल्व्ड, लाइक डिफेंस
के लोगों के ऊपर बहुत बार लगाया गया है इस तरीके का आरोप कि उन्होंने जो है किसी एरिया में लोगों को रेप किया है। तो अगर ऐसा कोई इशू होता है तो फिर वो वायलेशन होता है। अच्छा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद देयर शुड बी एन इफेक्टिव मशीनरी टू रिजॉल्व दैट इशू, दैट मींस जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड। लेकिन अगर आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हो ऐसे एक्ट को, या आप जस्टिस को डिलीवर ही नहीं कर रहे हो बिकॉज दे आर अनक्वेश्चनेबल एंड सो ऑन, या लोगों को इतना डरा धमका के रखा है या ऐसा माहौल बना के रखा है दैट पीपल डू नॉट इवन कम एंड रिकॉर्ड देयर ऑब्जेक्शन, तो ऐसे माहौल में जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बढ़ जाते हैं। अगेन, वो जो अंडरस्टैंडिंग है, इट इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड अंडरस्टैंडिंग अगर है तो, है ना। तो इन चीजों को भी थोड़ा सा देखने और समझने की जरूरत पड़ती है। इशू कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें वायलेशंस को डिस्कस करते हैं हम लोग जब कोर्स में बात करते हैं, तो वी टॉक अबाउट कि वेदर द स्टेट इज डायरेक्टली और इवन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन समथिंग। जैसे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो ये हुआ कि स्टेट ने की मशीनरी ने किया, इनडायरेक्टली कैसे किया कि स्टेट ने किसी ग्रुप को जो है एडवांटेज प्रोवाइड किया दूसरे ग्रुप के ऊपर एट्रोसिटीज करने के लिए। तो इफ वन ग्रुप इज बिहेविंग under the behest and under the patronization of the state and some other group is getting affected, तो वो भी indirect involvement होता है, ठीक है, और उसमें भी जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को माना जाता है। तो ये एक छोटी सी चीज है जिसको कि आप थोड़ा सा समझिएगा। एक इशू और है जिसको कि कल भी किसी बच्चे ने पूछा था, डिस्क्रिमिनेशन वर्सेस बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लोग क्वेश्चन पूछते हैं या लोगों को जो है डाउट्स होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन होना सही है क्या? जैसे कल एक बच्चे ने पूछा कि सर इक्वालिटी को डिफाइन करते हुए जाइए बिफोर यू लीव द क्लास। तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यही है कि आप जो है किसी को ट्रीट करते हैं इक्वली, but then that person should be among that group only। लेकिन अगर आप अनइक्वल लोगों को ट्रीट करते हैं इक्वली, तो वो अपने आप में भी एक अनइक्वल ट्रीटमेंट है। अच्छा, दूसरी चीज, डिस्क्रिमिनेशन होना सही है कि नहीं है? बिल्कुल है। डिस्क्रिमिनेशन में कोई गड़बड़ नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन अगर हम ये बोलते हैं ना कि ये हमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो गलत वहां पे नहीं है। हम क्वेश्चन किस चीज को करते हैं? बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि इफ देयर इज ए बॉय who is 18 years old and if there is a girl who is 18 years old and both of them want to vote in the elections, ठीक है, तो क्योंकि कोई लड़की है इसलिए उसको वोट देने का अधिकार नहीं हो, ये बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई एक बॉय है 18 इयर्स ओल्ड और एक गर्ल है 18 इयर्स ओल्ड, लेकिन बॉय के पास कुछ राइट्स नहीं है लेकिन गर्ल के पास है, जैसे कि गर्ल के पास ये राइट्स हैं कि शी कैन टेक एन एग्जामिनेशन विदाउट इवन पेइंग द फी ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, तो ये बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है ये क्वेश्चनेबल नहीं है। आप समझना इस चीज को, या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये समझना। डिस्क्रिमिनेशन किया है बॉय और गर्ल के बीच में, सही है कि गलत है? तो आप सबसे पहले पूछिए कि बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या है। बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये है कि पॉलिटिकल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को कोई मॉनिटरी बेनिफिट दिया है ना, इन ऑर्डर टू, देखिए देश की हालत को समझिएगा। आप लोग बहुत सारी चीजों को ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं मुझे पता नहीं। अगर किसी देश में इस तरीके की न्यूज छपती है कि 10वीं कक्षा के परीक्षाओं में छात्राओं ने बाजी मारी, है ना, आपने सुना होगा बहुत बार कि 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में गर्ल्स हैव आउटस्कोर्ड बॉयज, है ना, उनका पासिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है, या एक गर्ल स्टूडेंट ने जो है टॉप किया है किसी एग्जामिनेशन को, तो कितनी बड़ी न्यूज बनती है। कभी भी ऐसा कोई न्यूज नहीं सुना होगा आपने कि एक बॉय स्टूडेंट ने जो है सिविल सर्विसेज परीक्षा टॉप किया है, या एक 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, IIT, CDS, NDA टॉप किया है, ऐसा कभी न्यूज सुना है? कभी नहीं सुनोगे। लेकिन अगर कोई गर्ल स्टूडेंट टॉप करेगी तो देन यू विल हियर दिस न्यूज। इसी तरीके से 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में भी लड़कियों के रिजल्ट्स यूजुअली अच्छे होते हैं और उसके कारण से जो है वो एक न्यूज बनता है। मैं इस न्यूज पे नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन इस चीज को थोड़ा सोच के देखिएगा। अगर ऐसी न्यूज छपती है
it precisely means that the condition of females in that place or country is not very good. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि we need to provide them with more opportunities. तो जो रिजर्वेशन की पॉलिसी होती है ना, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। हालांकि ये ह्यूमन राइट्स का केस नहीं है, लेकिन क्योंकि कल किसी ने कुछ पूछा था तो इसलिए मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। रिजर्वेशन इन प्रिंसिपल इज अ वेरी जस्टिफाइबल प्रिंसिपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर पिछड़ी जाति के या कुछ लोग जो है सोशली एंड कल्चरली बैकवर्ड हो गए हैं, तो उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई गई है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसी रिजर्वेशन पॉलिसी को इसलिए यूज किया जाता है सो दैट कि इट बिकम्स अ वोट बैंक पॉलिटिक्स, और रिजर्वेशन का फायदा उसके पास नहीं पहुंच पा रहा है जिसको कि रिजर्वेशन की जरूरत है, रादर देन उसके पास पहुंच रहा है जिसको कि बगैर जरूरत, मतलब उसको कोई जरूरत नहीं थी, देन इट इज बिकमिंग क्वेश्चनेबल। तो ये चीजों को थोड़ा सा समझना जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पॉलिसी के जगह उसके इफेक्टिव एप्लीकेशन पे ध्यान दें, है ना। पॉलिसीज जो है मोर और लेस आर वेरी वेरी जस्टिफाइड, चाहे वो विमेन रिजर्वेशन हो या लोअर कास्ट रिजर्वेशन हो या किसी रिलीजन को भी रिजर्वेशन देने की बात की जाए। सिमिलरली जो और भी बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस आप देखते हैं, ये चीजें जो है एक बहुत सोची समझी अंडरस्टैंडिंग तो है, लेकिन जब उसका एप्लीकेशन पार्ट आता है इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो हमेशा ये देखिएगा कि बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या है और उसका इफेक्टिव एप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्वेश्चन पॉलिसी में नहीं है ना। पॉलिसी जो है वो ठीक ही होती है, लेकिन पॉलिसी के बाद का जो एप्लीकेशन पार्ट है, जैसे CAS आया या और भी बहुत सारी चीजें आई तो लोग डर गए हैं, या आधार कार्ड में जो है जब किसी का जो है ये फिंगर प्रिंट लिया, उसको क्या कहते हो आप लोग, बायोमेट्रिक, तो लोग डर गए कि हमें ट्रेस कर सकते हैं, हमें ट्रैक करेंगे, हमें ये करेंगे, हमें वो करेंगे एंड सो ऑन। तो आप रेमेडी प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं, आप एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।